अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। सभी प्यारे बच्चों का वार्म वेलकम करता हूँ YET योर इंग्लिश ट्यूटर पे। मैं हूँ आपका होस्ट, आपका ट्यूटर अमन बहल। और इस क्लास का ऑब्जेक्टिव होता है इंग्लिश को आसान और इंटरेस्टिंग बनाना। ज़रूरी नहीं है इंग्लिश आपका डर बने, इंग्लिश आपका सबसे कमज़ोर सब्जेक्ट हो। अगर ठीक तरीके से पढ़ा जाए तो इंग्लिश एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है और आपको मज़ा आएगा। और इसी मज़े के लिए क्लासेस शाम में लाई जाती हैं, लर्निंग और साथ में इंटरेस्ट बना रहे। तो आज की क्लास लिखी हुई है एक ऑफ बीट टॉपिक पे। स्कूल में बच्चों को जैसा आप पढ़ाओगे वैसा ही वो आगे जा कर के सोचेंगे। इस चीज़ को इस आर्टिकल में बड़े डिटेल में आपको समझाया गया है। शुरू करते हैं क्लास को अपने क्विज़ के साथ में, हर रोज़ की तरह। देखिए, इस क्लास को मन से लेना है और जो भी आप सीखेंगे इस क्विज़ पे हमें अप्लाई करना है। 8 में से 8 नंबर मिल जाएँ, 7 नंबर मिल जाएँ, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो आराम से क्लास को लेते हैं। अभी क्लास के अंत में इस क्विज़ से निपटेंगे। आइए लेक्चर को शुरू करते हैं। ऑलराइट, द स्पून टेस्ट। स्पून यानी चम्मच, टेस्ट मतलब इम्तिहान। तो एक स्पून टेस्ट नाम का टेस्ट हुआ था इस ऑथर का, इस एडिटर के एडिटोरियल का। ये एडिटोरियल हमने लिया टाइम्स ऑफ इंडिया से, शायद 2-3 दिन पहले एडिटोरियल पब्लिश हुआ था। Karaji leaked question papers and other forms of cheating prove our education system is a total failure. Karaji लीक होने वाले जो क्वेश्चन पेपर्स हैं और जो दूसरे कई तरह की चीटिंग है, किसी की जगह कोई पेपर दे रहा है, कोई कैसे नकल मार के काम कर रहा है, कह रहा है ये सब चीज़ें जो है ना, ये प्रूव करती हैं, साबित करती हैं इस चीज़ को। और किस चीज़ को? कि हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमारा शिक्षा का जो सिस्टम है वो एक टोटल फेलियर है, अपने आप में नाकामयाबी है। अगर एजुकेशन इस तरह की हो जिसमें आपको टेस्ट पेपर ना देना पड़े, आपको रटना ना पड़े और आपसे एक इम्तिहान ना लेना पड़े, एजुकेशन तो वही एजुकेशन है। ठीक है, ये फॉर्म, ये क्वेश्चन पेपर्स, ये सभी जो है ना रट्टे वाले एजुकेशन सिस्टम का पार्ट है और एक फेलियर की तरह हमारे सिस्टम को दिखाते हैं। पेपर्स और फॉर्म्स की वर्ब है प्रूव। दीज क्वेश्चन पेपर्स, लीक्ड क्वेश्चन पेपर्स एंड फॉर्म्स ऑफ चीटिंग प्रूव। यहाँ बीच में दैट लगा हुआ है और अगला क्लोज है एजुकेशन सिस्टम, उसकी वर्ब है इस। तो ये क्वेश्चन पेपर्स ये दिखाते हैं कि दैट कि हमारा सिस्टम फेलियर है। हिंदी में भी आप की को ओमिट कर देते हैं, बोलने से छोड़ देते हैं। इंग्लिश में भी जब दैट की वाली बात कर रहा हो तो इसको आप लिखना छोड़ सकते हैं। यहाँ पे दैट लग भी जाता तो भी ठीक था, नहीं लगा तो भी ठीक है। आप हिंदी में बोलते हो ना, उसने मुझे ऐसा बोला कि तुम वहाँ आओ, और आप कभी कभी की के बिना भी बोल दोगे उसने मुझे ऐसा बोला कि तुम वहाँ आओ। तो जैसे आप की हिंदी में जोड़ते हैं वैसे ही दैट वाला मीनिंग, जब की वाला मीनिंग आ रहा हो तो इंग्लिश में भी इसको ओमिट किया जा सकता है। चलिए, अ टोटल फेलियर। आज मैं आपको बता दूं, वोकैब बड़ी अच्छी वोकैब है आज के आर्टिकल की, भर भर के वोकैब आएगी। टोटल फेलियर के लिए एक वन वर्ड बनता है, इनफैक्ट एक नहीं 3 वन वर्ड्स बनते हैं। सभी बच्चे ट्राई करेंगे कमेंट सेक्शन में। ये मेरे ख्याल से हर तीसरे दिन ये वन वर्ड आ रहा है अपनी क्लासेस के अंदर। ठीक है, कमेंट्स में डालो अभी जिनको याद है, और तीनों के तीनों याद होने चाहिए। एक डी से बनेगा, एक एस से बनेगा और एफ से बनेगा। चलो, क्लास के बीच में कहीं पे ये वाला आपको मैं फिर से करवाऊँगा। अब जल्दी से आगे बढ़ेंगे, इस आर्टिकल की वोकैब पर नज़र डालते हैं। सारे वर्ड्स मोटे मोटे शुरू में एक साथ देख लो ताकि इसको आप पढ़ सको स्मूथली, बिना किसी डिस्टर्बेंस के। क्लास को एक लाइक और एक शेयर जरूर से देना। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको @योर इंग्लिश ट्यूटर टाइप करना है। टेलीग्राम में आपको ग्रुप मिल जाएगा। साथ ही YET ऐप पे आप तैयारी कर सकते हैं अपने एग्जाम्स की, चाहे SSC हो, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग हो, UPSC का हो या बैंकिंग का हो। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है। राइटिंग के कोर्स में आप सीख सकते हैं राइटिंग, लगभग 60 से 70 घंटों में फ़ायदा आप ले सकते हैं इस कोर्स का। UPSC के कोर्स में आप अपना मीडियम चेंज कर सकते हैं, किसी और लैंग्वेज से इंग्लिश में माइग्रेट कर सकते हैं। UPSC के सभी एस्पेक्ट्स कवर्ड हैं, आंसर राइटिंग, ऐसे राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, CSAT। SSC और बैंकिंग के कोर्स में आपको सारे वैरायटी के क्वेश्चन सोल्व करना सिखाया जाता है। 100 से 1.25 घंटों के कोर्सेज हैं, आप भरपूर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, टीम का नंबर है व्हाट्सएप, आप इस नंबर पे टीम से जुड़ सकते हैं वाया व्हाट्सएप। ऑलराइट, वोकैब शीट अपनी थोड़ा जूम इन कर रहा हूँ। पहला जो वर्ड है न्यूआंस, हिंदी में इसको बोलते हैं बारीकी, सटल डिटेल या डिफरेंस। बारीकी तो समझते हो ना। अ गुड टीचर शुड नो द न्यूआंसेस ऑफ हिज सब्जेक्ट।
एक अच्छे टीचर को पता होना चाहिए अपने विषय की, अपने सब्जेक्ट की बारीकियाँ। बारीकी को इंट्रिकेसी, रिफाइनमेंट, सब्टेलिटी और मिनिशिया, इन सभी वर्ड से भी बताया जाता है। जो याद रखने वाला वर्ड है वो इंट्रिकेसी है। इंट्रिकेसी का मतलब होता है जटिल बारीकियाँ, जटिलता भी इसको बोल सकते हैं। एक तो बारीकी होगी, एक जटिल बारीकियाँ जो अंदर से अंदर घुस के होती हैं, उनको बोलते हैं अंग्रेजी में इंट्रिकेसी। आज ये वर्ड इंट्रिकेसी आप आर्टिकल में देखेंगे। अगला वर्ड है एडिफिस। लिखा जाता है एडिफाइस, बोला जाता है एडिफिस। एडिफिस का मतलब होता है स्ट्रक्चर या ढांचा। कोई भी भवन, इमारत, बिल्डिंग को एडिफिस बोलते हैं। और ज़रूरी नहीं है ढांचा ईंटों का ही बना हो। जैसे शिक्षा का ढांचा है देश में, हेल्थ केयर का ढांचा है, तो ये भी एडिफिस है। समझ पा रहे हो ना, ढांचा ज़रूरी नहीं है सिर्फ फिजिकल ढांचा हो, फिगरेटिव ढांचे को भी आप एडिफिस बोल सकते हैं। द होल पॉलिटिकल एंड सोशल एडिफिस ऑफ द नेशन इज़ अबाउट टू कोलैप्स। पूरा राजनीतिक और सामाजिक ढांचा जो है देश का, कोलैप्स होने वाला है, ढहने वाला है। ये सेंटेंस मैंने यूं ही बना दिया, अपने देश से कनेक्ट मत करना, बहुत अच्छा चल रहा है। ये तो बड़ी रेडिकल बात है ना। ये पॉलिटिकल सोशल एडिफिस कहीं पे अगर कोलैप्स कर जाए तो वो अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान या सोमालिया बन जाता है। एडिफिस को फ्रेमवर्क या मॉन्यूमेंट भी बोलते हैं। आप ये वर्ड एडिफिस आर्टिकल में देखेंगे। अगला वर्ड इम्पॉर्टेंट है, और इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये दो अलग अलग जगह यूज़ होता है और उनका आपस में कनेक्शन सीधे सीधे बैठेगा नहीं। वर्ड है रिगर्जिटेट। इसका मतलब होता है सीधा सीधा उल्टी करना, वॉमिट करना। अब देखो, ये जो वॉमिट करने वाला मीनिंग है, इसको छोड़ दें तो इसका एक और मीनिंग भी निकलता है। वो है जी किसी चीज़ को रट्टा मार के वैसा का वैसा बोल देना। आप इसको बोलते हैं ना तोते की तरह बोलना, है ना, एकदम एक तरह से आप वॉमिट ही तो कर रहे हैं। कुछ दिमाग में था, आपने बस जैसा याद किया था, रट्टा मारा था, वैसे ही बोल के सुना दिया। तो तोते की तरह रिसाइट करना, दोहराना किसी चीज़ को, वो भी रिगर्जिटेट करना कहलाता है। जो स्कूल में बच्चे करते हैं ना, ए से एप्पल, बी से बनाना, वो वाला है ना, ये रिगर्जिटेट। मैनी स्टूडेंट्स सिंपली रिगर्जिटेट व्हाट दे हेयर इन लेक्चर्स। बहुत सारे बच्चे सीधे सीधे उलट देते हैं, रिगर्जिटेट कर देते हैं जो लेक्चर्स में वो सुनते हैं। यू विल सी द वर्ड रिगर्जिटेट। इसकी नाउन फॉर्म रिगर्जिटेशन आप आर्टिकल में इसको देखेंगे। उलटने का काम, किसी चीज़ को वैसा का वैसा बोल देने का काम। चलिए लास्ट वर्ड है अपना आज का, बड़ा वाला वर्ड, मग अप। मग अप। देखिए मग क्या होता है, मग समझते हैं ना आप, बाल्टी और मग, है ना, जिससे आप नहाते हैं। और अप का मतलब है ऊपर। अगर आपको कोई किताब दी जाए और कोई बड़ा सा आपको रिसर्च पेपर दिया जाए, है ना, और 15-20 मिनट दिए जाए इसको पढ़ो, तो आप उसको कैसे पढ़ेंगे 20 मिनट में? आप उसको फटाफट पढ़ेंगे और बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, एकदम इंटेंस तरीके से। जब किसी चीज़ को आप स्टडी करते हैं, लेकिन उसमें भी रॉट लर्निंग होती है। लेकिन रॉट लर्निंग यानी रट्टा मारने का काम, है ना, चीज़ों को पढ़ रहे हैं, रट रहे हैं, याद कर रहे हैं, 20 मिनट में जितना हो सके पढ़ लूँ, यही काम कहलाता है मगअप कहलाना। और अच्छे से तरीके से कनेक्ट करना चाहो तो एग्ज़ाम से पहले जो एक रात आप करते हैं पूरा साल नहीं पढ़े होने के बाद, वो रात भर की पढ़ाई मगअप करना कहलाती है। आप चीज़ों को इंटेंसली रट्टा मारते हैं, ठीक है। तो ये मग यानी एकदम मग से लेकर के आप अपने अंदर उड़ेल रहे हो, उस किताब में से मग्गे भर रहे हो और अपने अंदर डाल रहे हो। ये ऐसे बनी है फ्रेजल वर्ब। आई हैव गॉट टू मग अप हिस्ट्री सिलेबस बिफोर टुमारोज एग्ज़ाम। मुझे रट्टा मार के याद करना है गहराई के साथ हिस्ट्री के सिलेबस को कल के एग्ज़ाम से पहले। मगअप को क्रैम अप, ब्रशअप करना भी बोलते हैं। यू विल सी दिस फ्रेजल वर्ब मगअप इन द आर्टिकल टुडे। अब इजी लग रही होगी वो कैप, थोड़ा सा कनेक्ट करना होता है अपने को, रिलेटिविटी बिठानी होती है चीज़ों की, वर्ड्स की। बाकी इंग्लिश तो बड़ी आसान है। अब आ जाओ आर्टिकल पे, एक समरी आपको दें किस बारे में लिखा गया है। देखो जी, ये मगअप करने का सिस्टम जो है ना, बड़ी विडंबना है, दुर्भाग्य है हमारे देश का कि अगर आप बीए कर लें, बीएससी कर लें, तो आपको कोई नौकरी नहीं है बाज़ार में। पूरे 20 साल की पढ़ाई करने के बाद, ध्यान से सुनो इस चीज़ को, आप भी फील करते हो, मैं भी जानता हूँ, 20 साल की पढ़ाई करके कॉलेज से निकल करके अगर आप बोलो कि मैंने बीकॉम किया है, बीए किया है, बीएससी किया है, तो सामने वाला बोलेगा तो बीएससी को तो कोई नौकरी नहीं है मार्केट में, बीए का तो कुछ है नहीं, है ना, सरकारी परीक्षा की तैयारी कर सकते हो आप। तो ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि 20 साल की पढ़ाई के बाद बच्चा इस मुकाम पे पहुंच जाता है। और बच्चों की भी क्या गलती है, जो पढ़ाया जा रहा है वो पढ़ रहे हैं। तो ये पढ़ाया जा रहा है जो पढ़ रहे हैं ना, ये सिस्टम है हमारा रॉट लर्निंग का, जिसमें रियल स्किल्स नहीं आ रही। 6वीं क्लास में, 8वीं क्लास में, 12वीं क्लास में आपको सिखाया नहीं जा रहा कि खाना कैसे बनाना है, स्विमिंग कैसे करना है ना, गाना कैसे करना है, म्यूज़िक कैसे बजाना है।
अच्छा, स्टार्टअप कैसे करना है, किसी कंपनी के अंदर मैनेज कैसे करना है टीम को, ये चीज़ें आपको अगर सिखाई जाएँ तो 12वीं के बाद या कॉलेज के बाद बच्चे जो है सड़कों पे ना घूमें। तो एक स्पून टेस्ट इस ऑथर के एक टीचर ने एक बार इनको दिया था, और उस स्पून टेस्ट से आपको पता लगेगा ओरिजिनलिटी क्या होती है स्टडिंग की, पढ़ाई की स्टडी के अंदर नयापन कैसे आ सकता है। तो अपनी एक पुरानी कहानी को आज के हालात से कनेक्ट करके आपको दिखाएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा प्यारा आर्टिकल है, सभी बच्चे ज़रूर पढ़ें और अपने से छोटे बच्चों को ज़रूर समझाएं, है ना, पढ़ाएं इस तरीके से। चलिए शुरू करते हैं आर्टिकल को। टोन मैं बोलता हूँ, लास्ट में बताऊँगा पर मैं भूल जाता हूँ। आज की टोन है जी क्रिटिकल, क्रिटिसाइज कर रहा है आर्टिकल में हमारे सिस्टम को, और साथ में है रिफ्लेक्टिव, रिफ्लेक्स अपने अंदर जो है ना झांक करके देख रहा है। रिफ्लेक्टिव टोन में आप खुद की अच्छाइयाँ और बुराइयों को असेस करते हैं। चलिए अब लास्ट में अपने इस टोन पे कोशिश करेंगे फिर से डिस्कशन करें ताकि आप और अच्छे से टोन को समझ सके। वी एड्रेस्ड हिम एज सर और मिस्टर पीटरसन, बट अमंग अस स्कूल बॉयज ही वॉज ऑलवेज गप। कह रहे जी हम एड्रेस करते थे इस आदमी को। एड्रेस वर्ड के बहुत सारे मीनिंग्स हैं, आज मैं हिंदी वाले मीनिंग लिख के लाया हूँ आपके लिए। नाउन फॉर्म में एड्रेस का मतलब होता है आपका पता। वर्ब फॉर्म में एड्रेस का मतलब होता है किसी को बुलाना, संबोधित करना। अपने फादर को पापा बोलते हैं तो पापा बोल के एड्रेस कर रहे हैं। मोदी जी आपको भाई और बहनों बोलते हैं तो आपको भाई और बहनों बोल करके एड्रेस कर रहे हैं। और एक एड्रेस का मीनिंग और भी होता है किसी समस्या का हल निकालना। एड्रेस अ इशू, एन इशू, एड्रेस अ प्रॉब्लम। तो यहाँ पे वर्ब फॉर्म में दूसरा वाला मीनिंग यूज़ हुआ है। तो हम उनको संबोधित करते थे, बुलाते थे, और कैसे, या तो सर बोल के या मिस्टर पीटरसन बोल के। कह रहा है लेकिन हम सभी स्कूल बॉयज़ के बीच में, लड़कों के बीच में, वो हमेशा एक गप नाम का आदमी था। यानी उनको पीठ पूछे हम गप बोलते थे, गप। और गप क्यों बोलते थे? एज इन गपशप। ये गपशप वही है जो एज इन जैसा कि आता है गपशप में। तो गपशप वाला गप हमने उनका जो है नाम रखा हुआ था। क्यों? कह रहा है जी बिकॉज ही कुड टॉक नॉट ओनली द हिंड लेग्स ऑफ ए डोंकी बट द फ्रंट लेग्स, फ्रंट वंस एज वेल। क्योंकि वो आदमी बात कर सकता था, टॉक कर सकता था, ना केवल गधे के पिछले पाँवों से बल्कि गधे के अगले पाँवों से भी। अब ये क्या बात हुई अजीब सी, गधे के पिछले पाँवों से कौन बात करेगा भाई? देखिए इंग्लिश में एक फ्रेज़ है ये, और एक नहीं है कई सारे हैं, सब लिख करके लाया हूँ मैं जितने मुझे याद थे। टॉक द हिंड्स लेग्स ऑफ ए डंकी, गधे के पिछले टांगों से बात करना। इसका मतलब ये है कि आप इतने बातूनी हैं कि आपकी बात सुनते सुनते आप गधे से भी बात कर लेंगे और गधा भी सुनते सुनते आपकी बात बैठ जाएगा, पिछले टांग जो है बिठा देगा। मतलब गधा खड़ा है 4 टांगों पे, आपने 1-1.5 घंटा उससे बातचीत की, उसको लगा कि ये तो अपना ही आदमी है, अपनी प्रजाति का है, तो वो वहीं अपने लेग्स जो है पिछले वाले बिठा करके टेढ़े करके बैठ गया। वैसे घोड़े पे भी बनती है ये, कुछ लोग डंकी पे बनाते हैं, कुछ लोग हॉर्स पे बनाते हैं। कभी कभी आप इसको आयरन पॉट पे भी बना सकते हो कि आपने एक आयरन पॉट था, मतलब एक समझ गए ना, लोहे का बर्तन था जिसके 4 टांग थे, आपने इतनी बात की वो बर्तन भी वहीं बैठ गया। मतलब आप बहुत बातूनी आदमी हैं, एकदम अव्वल दर्जे के। टॉक द बार्क ऑफ ए ट्री भी बोल सकते हैं इसको, आप पेड़ से भी बात कर लेते हैं। ट्री की जो बार्क है, जो तना है, मतलब छाल तने की छाल को बोलते हैं बार्क। देख लेना, इसको सर्च करना नेट पे, है ना। तने के चारों तरफ जो प्रोटेक्टिव शील्ड होती है, छाल होती है, उसको जो है बार्क बोलते हैं। तो आप इतना बोलते हैं कि पेड़ की छाल भी उतर आती है। इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, पुट लेग्स अंडर ए चिकन। आप इतना बोलते हैं कि मुर्गे के 2 पाँव हैं, लेकिन ऐसा समझो कि मुर्गे के 2 पाँव और निकल आए और आपसे भागने लगे वो। इस तरीके से बनी हुई है इडियम, जैसे बनी है मैं आपको बता रहा हूँ, अलग अलग कंट्रीज़ में। मतलब 2 पाँव का मुर्गा था, लेकिन आपने इतना उसको बोला, इतना पकाया कि उसके 2 पाँव और निकल आए और वहाँ से वो 4 पाँव पे भाग निकला। और लास्ट में है वुड टॉक अंडर वाटर। आप इतने बातूनी हैं कि आपको पानी में भी छोड़ दिया जाए, स्विमिंग पूल में, पानी के नीचे डूबते हुए भी आप बात ही कर रहे होंगे, इतने बातूनी हैं। तो ये सारे फ्रेजेस आपके बातूनीपन को बताते हैं, इनको इस तरीके से आप कनेक्ट करें। तो हमारे जो टीचर साहब थे ना, वो इतनी बात करते थे, गधे के पिछले क्या, वो अगले पाँव भी गिरा दें। समझ गए ना, इसने थोड़ा सा मजाकिया तरीके से अपनी बात को रखने की कोशिश की है। सेंटेंस की आत्मा निकालनी है हमें, सिर्फ पढ़ के आगे नहीं निकलना है, क्वेश्चंस का सॉल्व करने हैं ना आपको। तो वी की वर्ब एड्रेस्ड, वी आया बच्चों के लिए, ही आया मिस्टर पीटरसन के लिए, वर्ब एन की वॉज, है ना, वर्ब एन की वॉज। अच्छा, टॉक द हिंड्स लेग ऑफ ए डोंकी, और ये सारी इडियम्स एक साथ देख लेना, एक जैसी ही हैं, स्क्रीनशॉट ले लो इनका। चलिए,
नॉट ओनली बट ऑल्सो की पोजीशन देखा करो, जब भी ये फ्रेजेस आते हैं तो एक जैसे वर्ड्स को कनेक्ट करते हैं। तो नॉट ओनली के बाद क्या आ रहा है, हिंड लेग्स यानी हाइंड यानी पीछे के लेग्स, और बट ऑल्सो के बाद में क्या आ रहा है, फ्रंट लेग्स। लेग्स की जगह वंस लिखा हुआ है, लेग्स दूसरी बार नहीं लिखा इसने। और याद रखें बट ऑल्सो को बट लिख करके भी छोड़ा जा सकता है, आप ऑल्सो को चाहें तो ओमिट कर सकते हैं, ठीक है ना। नॉट ओनली बट ऑल्सो लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप बट लिख देंगे ना तो हम बट ऑल्सो मान लेंगे उसको, ऑल्सो अपने आप अंडरस्टूड होगा। चलिए वो कैब अच्छी है, हैवी है आज की। अब 2 वन वर्ड्स आपसे शेयर करूंगा मैं बातूनी आदमी के लिए। एक ऐसा आदमी जो बहुत बोलता हो, सिंपल सा वन वर्ड है उसके लिए, लोक्वेशियस। ये बना है लोकू रूट से, लोकू यानी बातचीत, इसी से वर्ड्स बनते हैं और भी सारे, ग्रैंडिलोक्वेंस, मैग्नीलोक्वेंस, याद होगा आपको, बड़े बड़े बोल, ग्रैंडिलोक्वेंस, है ना। तो लोकू रूट से लोक्वेशियस। और एक और वर्ड बनता है बोलने वाले के लिए, गैरुलस। बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इनको सर्च मान लो, पिछले 10 साल के पेपर में 2 बार मिल जाएंगे कम से कम, बैंक में मिलेंगे, एसएससी में मिलेंगे, है ना। चल अब इसका उल्टा कौन है, एकदम चुप सुनना आदमी, बिल्कुल कम से कम बोले, तो उसके लिए पहला वर्ड है रेटिसेंट। और दूसरा वर्ड कौन सा है, सबको याद आ जाना चाहिए, आया याद, अब आया होगा, टैसिटर्न। ठीक है, ये आदमी टैसिट यानी चुप्पी की तरफ टर्न कर चुका है, बोलने में इंटरेस्टेड नहीं है, एकदम गुन्ना सुनना आदमी है। चलिए सारी वोकैब हो गई अपनी मोटी मोटी, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। तो ये पीटरसन की कहानी बताएगा, मिस्टर पीटरसन की। करेजी एंड वी द क्लास 10 स्कूल बॉयज ऑफ लॉ मार्टिन कलकत्ता वर द 2-legged donkeys गप वॉज ट्राइंग टू टीच द इंट्रिकेसीज ऑफ नॉट जस्ट इंग्लिश। और कह रहे हैं हम जो थे क्लास 10 के लड़के इस स्कूल के, जिसका नाम भी मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, ल मार्टिनेर, है ना, कलकत्ता का स्कूल था, कोलकाता का। कह रहे हैं हम 10वीं क्लास के स्कूल के बच्चे जो थे ना, हम थे वो 2 लेग्स के डोंकी, 2 पाँवों वाले गधे, जिनको गप जो है ट्राई कर रहा था, मिस्टर पीटरसन कोशिश कर रहा था कि वो टीच करे बारीकियाँ यानी इंट्रिकेसीज। याद है इंट्रिकेसी, न्यूएंसेस, इंट्रिकेसी, कॉम्प्लेक्सिटी, बारीकियाँ। और बारीकियाँ किसकी, बारीकियाँ ऑफ नॉट जस्ट इंग्लिश, ना केवल इंग्लिश की, बट ऑल्सो द वेरी प्रोसेस ऑफ थिंकिंग इटसेल्फ। जो प्रोसेस है, जो सही प्रोसेस है, प्रक्रिया है सोचने की, इस चीज़ की खुद की, इटसेल्फ यानी थिंकिंग इटसेल्फ यानी सोचने की खुद की जो प्रक्रिया है, उसकी बारीकियाँ भी हमें सिखाते थे। तो इंग्लिश के भी टीचर थे और हमारी क्रिटिकल थिंकिंग को भी हमें, मतलब क्रिटिकल थिंकिंग भी हमें डेवलप कर रहे थे। चलिए वी की वर्ब है वर, गप की वर्ब है वॉज ट्राइंग, गप का जी बड़ा है, प्रॉपर नाउन है। मिस्टर पीटरसन का निक नेम, सूडो नेम इन्होंने निकाल रखा है गप, ठीक है। चलिए इंट्रिकेसी आपने देख लिया ऑलरेडी, बारीकियाँ या न्यूएंसेस। नॉट ओनली बट ऑल्सो वही स्ट्रक्चर है जो आपको ऊपर बताई थी, नॉट ओनली को इसने यहाँ पे नॉट जस्ट लिख दिया है। ये भी है, नॉट ओनली की जगह कभी कभी नॉट जस्ट भी लिख देते हैं, ओनली और जस्ट एक ही बात है। और अगेन बट ऑल्सो को इसने पूरा नहीं लिखा, बट लिख करके छोड़ दिया। तो बारीकियाँ 2 चीज़ों की थी, नॉट जस्ट इंग्लिश बट ऑल्सो इस प्रोसेस की भी जो है सोचने की। चलिए फिर क्या करते थे मिस्टर गप, अब देखो कितनी प्यारी बात बताएगा। कह जी राइट अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ स्पून एंड वट इट्स यूज्ड फॉर अ पर्सन हु इज नेवर सीन और यूज्ड वन। राइट करो यानी लिखो एक डिस्क्रिप्शन को, एक परिभाषा को, एक वर्णन को, और किसका, इस शब्द का, एक सेकेंड, डिस्क्रिप्शन को लिखो इस शब्द की जो है एक स्पून का, स्पून की एक परिभाषा को लिखो, और किस चीज़ के लिए यूज़ होता है ये बताओ, और किसके लिए बताओ, एक ऐसे आदमी के लिए जिसने ये कभी देखा नहीं और ना कभी यूज़ किया। तो ये इंग्लिश के टीचर इनको ऐसे क्रिटिकल थिंकिंग सिखाते थे कि स्पून के बारे में लिखना है और ऐसे आदमी के बारे में के लिए लिखना है जिसने स्पून ना देखा ना कभी यूज़ किया। चलिए सेंटेंस की स्ट्रक्चर देखेंगे। इम्पेरेटिव सेंटेंस है, वर्ब की बेस फॉर्म से सेंटेंस को शुरू किया जा रहा है, ठीक है ना। जब भी वर्ब की बेस फॉर्म से सेंटेंस शुरू हो तो उसमें कमांड, ऑर्डर या सजेशन होगा। राइट अ डिस्क्रिप्शन, ब्रिंग सम वाटर फॉर मी, स्विच ऑफ द लाइट्स, कम हियर, गो अर्ली, कम फास्ट, स्टडी हार्ड। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी वर्ब की बेस फॉर्म जो होती है, फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, बेस फॉर्म के अगर आप एस या ई एस लगा दो आगे तो वो फर्स्ट फॉर्म बन जाती है, तो हमें बेस फॉर्म में बिना एस ई एस के लगाना है। तो यहाँ स्ट्रक्चर में वर्ब है राइट और सब्जेक्ट होता है ऐसे केसेस में अंडरस्टूड यू, आप ही को लिखने के लिए बोला गया है।
इट की वर्ब है इज़ यूज्ड, हु की वर्ब है हैज़, यहाँ पे हु हैज़ को हुज लिख दिया गया है, हु हैज़ नेवर सीन और यूज्ड वन आया है स्पून के लिए। अच्छा फिर इसमें नयापन क्या है इसमें, कह रहा है जी बात ये है जी एंड आई डोंट वांट यू टू यूज़ द वर्ड थिंग इवन वंस, और मैं चाहता ही नहीं हूँ कि आप यूज़ करें इस शब्द को जो है थिंग एक बार भी। तो स्पून के लिए लिखना है लेकिन थिंग नाम के वर्ड को यूज़ नहीं करना है अपने ऐसे में। तो अब आप अपनी क्रिटिकल थिंकिंग से कुछ बनाओ। आई की वर्ब है डोंट वांट। कह रहा है थिंग इज अ साउंड या थिंग इज द साउंड ऑफ ए टिन प्लेट हिटिंग द फ्लोर। कह रहे जो थिंग है वो एक साउंड है, एक आवाज़ है एक टिन प्लेट की, एक टिन की है ना तस्करी की, जो हिट कर रही है फ्लोर को, जो ज़मीन पे गिर रही है। प्लेट गिरती है तो आवाज़ करती है ना कुछ, कह रहा है वो आवाज़ थिंग जैसी आती है। ये मिस्टर गप बोल रहे हैं, और गप क्या बोल रहे हैं साथ में, एंड आई डोंट वॉन्ट टू हियर इट, और मुझे इस आवाज़ को नहीं सुनना है। ही वुड से इन हिज वॉइस ऑफ सॉफ्ट अथॉरिटी, वो ऐसा कहा करते थे। ही वुड से, वुड प्लस में वर्ब की बेस फॉर्म आपकी पास्ट हैबिट्स को बताती है। आई वुड ईट इन दिस रेस्टोरेंट, मैं इस रेस्टोरेंट में खाना खाया करता था, है ना। पास्ट में कोई हैबिट बताती है आपकी, वुड प्लस में वर्ब की बेस फॉर्म। तो ही वुड से, तो वो ऐसा कहते थे अपनी वॉइस में जो सॉफ्ट अथॉरिटी की थी। अथॉरिटी होती है आपकी कमांड, आपका दबदबा। सॉफ्ट अथॉरिटी क्या होती है, मतलब आप सामने वाले को अपना दबदबा भी दिखा रहे हैं लेकिन सॉफ्ट वर्ड्स में, उसको बुरा ना लगे। चलिए, तो ये क्रिटिकल थिंकिंग इनमें पैदा करने की कोशिश करता था मिस्टर गप, है ना। कुछ सोचो। थिंक की वर्ब है इज, आई की वर्ब है डोंट वांट। आई आया ऑफ कोर्स मिस्टर पीटरसन के लिए, मिस्टर गप के लिए, एंड ही की वर्ब है वुड से। चलो देखो चीज़ें तो बहुत सारी हैं शेयर करने वाली, लिख के नहीं लाया हूँ आज मैंने आपको अभी बताया कि वर्ब की जो है पास्ट की कोई हैबिट बताने के लिए आप वर्ब के लिए वुड प्लस में बेस फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं ना। इसके अलावा कौन सा ऐसा तरीका है जिससे आप पास्ट की हैबिट बताते हैं? 2 तरीके और हैं, इनफैक्ट 3 हैं, 2 तो सभी को आते होंगे। वुड प्लस में वर्ब की बेस फॉर्म लिख दिया तो पास्ट की हैबिट बता दी आपने। इसके अलावा 2 तरीके और हैं कम से कम जिनसे आप पास्ट की हैबिट्स बता सकते हो। यही वीडियो को पॉज करो, अभी यहीं इसको सॉर्ट करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। सेंटेंस लिख रहा हूँ, मैं मंदिर जाया करता था हर रोज। आई वुड गो टू अ टेम्पल या नियर बाई टेम्पल, है ना। अ टेम्पल लिख देता हूँ या दिस टेम्पल लिख देता हूँ एवरी डे। देख लेना, थोड़ी मेरी राइटिंग ऐसी है। आई वुड गो टू अ नियर बाई टेम्पल एवरी डे। तो ये वुड गो को लिख करके आप पास की हैबिट बता रहे हो, ये बिल्कुल सही है। 2 तरीके और हैं लिखने के। आप ऐसा भी लिख सकते हो, आई वेंट टू अ टेम्पल एवरी डे। और तीसरा तरीका ये है जी, आई यूज टू गो टू अ टेम्पल एवरी डे। अब दिमाग में सवाल आना चाहिए, सर 3 तरीके क्यों हैं, एक ही तरीके से लिख देते ना, इतना कॉम्प्लिकेशन क्यों करना है। देखो जी तरीका, ये जो दूसरा वाला है ना आई वेंट, इसका एक मीनिंग और निकलता है मैं मंदिर गया। अगर मैं एवरी डे निकाल दूं तो इसका तरीका एक मीनिंग और निकलेगा, मैं मंदिर गया। मैं कहना चाह रहा हूं मैं मंदिर जाता था, और एक ही मीनिंग निकल गया मैं गया। तो आप अपने रीडर को ठीक से बता नहीं पाओगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये दूसरा वाला तरीका थोड़ा सा ऑब्स्क्योर है पास्ट हैबिट्स बताने के लिए, इसलिए इसका इस्तेमाल हम नहीं करते हैं। और ये जो तीसरा तरीका देख रहे हो आप यूज़ टू, ये यूज़ टू वाला तरीका जो है इनफॉर्मल है, बोलने में आता है, लिखने में आता है वुड वाला तरीका। तो तीनों के अपने अपने यूज़ हैं। ये क्लैरिटी के साथ में फॉर्मल, ये क्लैरिटी के साथ में इनफॉर्मल, और ये फॉर्मल है लेकिन क्लैरिटी इसमें नहीं आ रही क्योंकि 2 मीनिंग निकलते हैं, हमें एक ही बताना है। लॉजिक से सीखनी है इंग्लिश, लॉजिक से ही मज़ा लेना है। हर चीज़ का, हर सब्जेक्ट का मज़ा लॉजिक से लो अपने। एटलीस्ट इस चैनल पे इंग्लिश तो आप जो है लॉजिक से सीखने की कोशिश करो। कह रहा है जी, सो ट्राइंग नॉट टू साउंड लाइक टिन प्लेट्स वी पुट आवर थॉट्स टू स्पून्स। कह रहा है इस प्रकार से कोशिश करते हुए कि हम साउंड ना करें, आवाज़ ना निकालें टिन प्लेट्स के जैसी, हम यूज़ ना करें थिंग नाम के वर्ड का। हम अपनी थॉट्स को पुट करते थे, इस जगह अपने ख्यालों को लगाते थे, और किस जगह, चम्मच पे। हम सोचते थे क्या बुलाएं चम्मच को। वी की वर्ब है पुट, वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल हुआ है। पुट V1 V2 V3 सेम होती है। अब सारी वर्ब्स जो आपको सिखाई हैं मैंने, जिनकी V1 V2 V3 सेम है, एक बार याद कर लो उनको। क्लास में रेगुलर रहना ज़रूरी है, किसी भी मास्टर की, किसी भी टीचर की क्लास में रेगुलर रह लो।
बीच बीच में आते हो जाते हो ना, तो उससे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स नहीं कर पाओगे यार, आप रोज़ में सारे कॉन्सेप्ट्स करवा भी नहीं सकता। कट, पुट, सेट, हिट, हर्ट, रीड, स्प्रेड, स्प्लिट, कास्ट, कोस्ट, फोरकास्ट, ब्रॉडकास्ट, हर्ट, हिट, है ना, ये सारी वर्ब्स हैं, बहुत बार करवाई हैं आपको। कह रहे जी व्हाट डिड यू कॉल ए स्पून, आप स्पून को क्या बुलाते थे? एन इंस्ट्रूमेंट, एन इम्प्लीमेंट, क्या उसको एक उपकरण बुलाते थे? क्या उसको एक इम्प्लीमेंट क्या होता है जी? किसी काम को करने का जरिया, उपकरण जैसा ही समझ लो इसको, पैराफर्नेलिया, इंस्ट्रूमेंट, इक्विपमेंट भी बोल सकते हैं। तो हम यही सोचते रहते थे क्या बुलाएं चम्मच को, थिंक तो बोलने से मना कर दिया पीटरसन मास्टर ने, गप ने। चलिए, तो ये सवाल ये खुद से पूछ रहे हैं, पास्ट टेंस लगा हुआ है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, वर्ड से शुरू हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखा गया है, सेंटेंस में इन्वर्जन किया गया जो ज़रूरी है। चलिए लास्ट पैराग्राफ्स हैं, लिख दो। कह रहा है जी आई रिकॉल्ड गप एंड हिज स्पून एंड हिज अवर्जन टू द वर्ड थिंग। कह रहा है जी मैंने याद किया गप को, मेरे टीचर को, और उनके चम्मच को, और उनके अवर्जन को, परहेज को। अवर्जन क्या होता है? किसी चीज़ से आसक्ति या विरक्ति या परहेज, है ना, किसी चीज़ से दूर रहने की आपकी कोशिश। तो उनकी जो दूर रहने की कोशिश थी या परहेज था, इस शब्द से जिसका नाम था थिंग। कह रहा है जी विच कंपेल्ड अस टू थिंक मोर क्लियरली। कह रहा है ये वही चीज़ है जिसने हमें कंपेल किया, मजबूर किया, फोर्स किया कि हम सोचने की कोशिश करें और ज़्यादा गहराई से, एंड प्रिसाइजली, और ज़्यादा प्रिसाइज मैनर में, सटीक तरीके से, ठीक या सटीक तरीके से। और कब किया मैंने ये सारा काम? जब मैं बड़ा हो गया 20 साल बाद और मैंने इस न्यूज़ को पढ़ा। कौन सी न्यूज़? व्हेन आई रेड अबाउट अ रीसेंट केस ऑफ नीट क्वेश्चन पेपर्स बीइंग लीक्ड इन बिहार फॉर बिटवीन 10 lakhs to 32 lakhs ईच। कह रहा है जब मैंने पढ़ा रीसेंट केस को, जो था नीट क्वेश्चंस के पेपर के लीक होने का, बीइंग लीक्ड, लीक होने का, समझ पा रहे हो? ये पैसिव में लगाएगा यहाँ पे, बिहार में 30 लाख से और 30 लाख से 32 लाख के बीच में। तो जब मैंने इस बारे में पढ़ा और सुना ना, इस न्यूज़ को पढ़ते ही मुझे मेरे वो प्यारे टीचर याद आ गए जो हमें चम्मच के माध्यम से, चम्मच के जरिए से गहरा सोचने के लिए मजबूर करते थे। आई की ओवर रिकॉल्ड, रिकॉल करना, किसी चीज़ को, पुरानी चीज़ को याद करना, नया कुछ याद नहीं करना, कुछ पुरानी घटना को, किसी पुराने वाक्य को याद करना। विच आया इस पूरे मामले के लिए, वर्ब है इसकी कंपेल्ड, कंपेल करना, फोर्स करना, मजबूर करना। कंपेल समवन टू या फोर्स समवन टू डू समथिंग। प्रिसाइजली यानी एकदम सटीक मैनर से, एकदम, ठीक है ना, एक्यूरेटली। बिटवीन और एंड, ये कॉम्बो साथ ही चलता है, आपको पता है अच्छे से। बिटवीन 30 एंड 32 लाख। अगर यहाँ पे बिटवीन ना लगता तो फिर लगता फ्रॉम, और फिर उसके साथ में लगता टू। तो बिटवीन एंड और फ्रॉम टू ऐसे ही चलाना है, ऐसा ना हो कि बिटवीन के साथ में टू लगा दें, बड़ी प्यारी एरर बनती है, क्लासिक एरर है। बिटवीन 30 लाख टू 32 लाख गलत हो जाएगा। बिटवीन 30 एंड 32, फ्रॉम 30 टू 32, जो आप लिखना चाहें यूज़ करें। चलिए, तो ये इनके टीचर जो है इनके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करते थे। कह रहा है जी इवन एज द मैटर इज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड, what needs to be examined is the entire edifice of today's educational system that prioritizes the getting of higher and higher marks through a regurgitation of cramped or copied notes without regard to the application of mind and thought to the subject in question। ये सेंटेंस पूरे आर्टिकल की आत्मा है। कह रहा है जी इवन एज, इवन एज का मतलब होता है जहाँ एक तरफ। ये पूरा मामला नीट का पैसिव वॉइस लगा करके कंटिन्यूस टेंस में, प्रेजेंट में इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, इस मामले पे जांच चल रही है। पैसिव वॉइस है यहाँ पे। कह रहा है जहाँ ये पूरा मामला, जहाँ एक तरफ ये चल रहा है, जो चीज़, व्हाट नीड्स, जो एग्जामिन होनी चाहिए, जिस चीज़ पे जांच होनी चाहिए ना, वो जांच, वो चीज़ है इस पूरा का पूरा ढांचा हमारे एजुकेशनल सिस्टम का, ठीक है। और ये वो घटिया सिस्टम है, वो बकवास सिस्टम है जो प्रायोरिटाइज करता है, प्राथमिकता देता है। प्रायोरिटाइज करना, किसी चीज़ को प्रायोरिटी देना, कि आप गेट करें ज़्यादा से ज़्यादा नंबरों को। और कैसे करें? रिगर्जिटेट करके, पहले पढ़ लो और फिर उसकी उल्टी कर दो। रिगर्जिटेट करना ये होता है ना, बोलना और फिर रटना और फिर बताना, कि आप पढ़ें और उसकी उल्टी कर दें, रिगर्जिटेट कर दें। क्रैम्ड और कॉपीड नोट्स को, क्रैम्ड मतलब रटे हुए, कॉपीड मतलब कहीं से कॉपी किए हुए। और कैसे करें ये सारे मार्क्स, कैसे लाएं? ये सारा करें बिना रिगार्ड दिए, बिना तवज्जो दिए, कि आप अप्लाई करें अपने माइंड और अपने ख्यालों को उस सब्जेक्ट पे जिस पे सवाल चल रहा है। तो यही एजुकेशन सिस्टम है। आप अपनी समझ, बूझ, अपना सिक्स सेंस, एक्सपीरियंस, है ना,
थॉट प्रोसेस नहीं लगा सकते। याद करना, अकबर ने ये कहा था, प्लासी के युद्ध में ये हुआ था, हल्दी घाटी की लड़ाई ऐसे हुई थी, जो किसी काम के फैक्ट्स नहीं है ना, 1 रुपए के 1 पैसे के भी नहीं है। तो ये सेंटेंस आपको बता रहा है एजुकेशन सिस्टम की करंट सिचुएशन। मैटर की वर्ब है इज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड, व्हाट की वर्ब है नीड्स, व्हाट नीड्स, व्हाट से बनने वाले पूरे क्लोज की वर्ब है इज। याद रखें, व्हाट से, हाउ से, वेयर से, व्हेन से, जब भी कोई क्लोज बनता है वो अपनी खुद की वर्ब लेता है और वर्ब हमेशा सिंगुलर होती है। व्हाट नीड्स टू बी एग्जामिन्ड इज द एंटायर एडिफिस। जो चीज़ एग्जामिन करने की ज़रूरत है वो है पूरे का पूरा ढांचा। ठीक है, तो व्हाट नीड्स टू बी एग्जामिन्ड की वर्ब है इज। एडिफिस यानी ढांचा, स्ट्रक्चर, याद होगा आपको ये वर्ड। दैट आया है एजुकेशन सिस्टम के लिए, वो सिस्टम जो प्रायोरिटाइज करे, प्राथमिकता दे। रिगर्जिटेशन यानी पढ़ना और तोते की तरह रट देना और फिर उसको उड़ेल देना। चलिए, कह रहा है जी और क्लासरूम्स एंड एग्जामिनेशन हॉल्स फ्रॉम प्राइमरी टू यूनिवर्सिटी लेवल प्रमोट कॉपी कैटिज्म। हमारे जो क्लासरूम्स हैं, और क्लासरूम्स क्या, एग्जामिनेशन हॉल भी, प्राइमरी से यूनिवर्सिटी लेवल तक, ये सभी के सभी प्रमोट करते हैं कॉपी कैटिज्म को। कॉपी कैटिज्म मतलब ये आई एजम लगा करके आप किसी परंपरा के बारे में बात करते हैं, आइडियोलॉजी के बारे में बात करते हैं। गांधीज़म मतलब गांधी की आइडियोलॉजी, कॉपी कैटिज्म मतलब कॉपी कैट, नकल परंपरा, है ना। तो हमारा पूरा सिस्टम जो है नकल परंपरा को प्रमोट करता है। और किसको, री एप्लीकेशन को या रेप्लिकेशन को, मग्ड अप रॉट मैटर की। रेप्लिकेशन यानी किसी चीज़ को बार बार नकल करना, और मग्ड अप यानी याद किया हुआ गहराई से, रट्टा मार के। रॉट मैटर मतलब ऐसा मामला, ऐसा मैटर, ऐसा कंटेंट जिसको आप रटने ही वाले हो, जिसको आप याद ही करना पड़ेगा, आप समझ नहीं पाओगे। तो इन चीज़ों को हमारा पूरा सिस्टम प्रमोट करता है। अब ये प्रमोट ऐसे नहीं करता, इसकी कीमत भी है। कह रहा है जी ये सारा काम हमारा सिस्टम करता तो है, ये करता है एट द एक्सपेंस ऑफ, इस कीमत पर, इस कॉस्ट पर। और वो क्या है, दैट लॉन्ग एंड डिफ़िकल्ट बट इमेंसली रिवॉर्डिंग जर्नी ऑफ एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरी दैट इज़ कॉल्ड लर्निंग। ये हमें करता है इस कीमत पर, जो है एक लंबी और डिफ़िकल्ट लेकिन बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड देने वाली, बहुत ज़्यादा इनाम देने वाली, है ना, बहुत फ़ायदेमंद जो जर्नी है एक्सप्लोरेशन की और डिस्कवरी की, जिस जर्नी को कहते हैं हम लर्निंग। तो ये एक्सप्लोरेशन और डिस्कवरी की जो जर्नी है, लर्निंग जो है, इसकी कीमत पे हमारे से सारा पूरा सिस्टम करवाता है। हम ये सब काम कभी कर ही नहीं पाए जो पूरी दुनिया कर रही है, वेस्ट कर रहा है ना, और ये काम हम सभी कर रहे हैं। क्लासरूम्स और एग्जामिनेशन हॉल्स की वो प्रमोट, कॉपी कैटिज्म कोई वर्ड नहीं है, इसने बना दिया है कॉपी कैट करने की परंपरा, कॉपी कैटिज्म। मगअप करना किसी चीज़ को, वही एग्ज़ाम से पहले 1 रात पहले, है ना, रॉट लर्निंग करके याद करना। एट द एक्सपेंस ऑफ समथिंग यानी किसी चीज़ की कीमत पर, इसको एट द कॉस्ट ऑफ समथिंग भी बोल सकते हैं। याद रखें, एट प्रेपोजिशन फिक्स्ड है, इसको ऑन द कॉस्ट ऑफ या ऑन द एक्सपेंस ऑफ नहीं बोल सकते। चलिए, समझ में आ रहा है सब कुछ, ईजी आर्टिकल आज का। चलिए, अब लास्ट के 1-2 सेंटेंसेस हैं, कंक्लूजन देगा अपना। कह रहा है दिस माइट एट लीस्ट पार्टली एक्सप्लेन द हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स अमंग सो मनी मल्टीपल ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स। कह रहा है ये जो ऊपर हमने आपको बताया, ये पूरी जो बर्बाद जर्नी है ना, देश के एजुकेशन सिस्टम की, कह रहा है जी कम से कम आंशिक तौर पे, पार्टली, एटलीस्ट यानी कम से कम, पार्टली यानी आंशिक तौर पे या थोड़ा, तो ये थोड़ा तो एक्सप्लेन करती है हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट को, बेरोज़गारी की दर को, बहुत सारे जो ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स के बीच में है, पढ़े लिखे लोग जो है बेरोज़गार हैं, यही रीज़न है इसका। परहैप्स दे वर नेवर मेड टू फेस देयर इक्विवेलेंट ऑफ द स्पून टेस्ट। शायद उन लोगों को कभी भी फेस नहीं करने को मजबूर किया गया। दे वर नेवर मेड टू फेस। मेक समवन टू डू समथिंग, याद होगा आपको, है ना, पैसिव में यूज़ किया गया है। तो कभी भी इनको फेस करने को मजबूर नहीं किया गया, इक्विवेलेंट को, बराबरी को, जो है स्पून टेस्ट की। तो इन बच्चों से जो अभी आज बेरोज़गार हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, पढ़ने लिखने के बावजूद भी, इनसे शायद कोई ऐसा टीचर मिला नहीं जो इनसे स्पून टेस्ट करवाता। दे की वो है वर्मेट। कह रहा है जी एंड हैड दे फेल्ड इट वुड हैव बीन अ फेलियर नॉट ऑन देयर पार्ट बट ऑन द पार्ट ऑफ टुडेज मेथड ऑफ टीचिंग। और कह रहा है अगर वो फेल हो गए होते, हैड दे फेल्ड इट, थर्ड कंडीशनल की ऑल्टरनेटिव फॉर्म लगाई हुई है। इफ़ दे हैड फेल्ड, उसको लिख दिया हैड दे फेल्ड इट। कह रहा है इफ़ दे हैड फेल्ड इट, अगर वो उस टेस्ट को फेल कर गए होते तो ये होता एक फेलियर, एक नाकामयाबी उनकी तरफ से नहीं, नॉट ऑन देयर पार्ट, बट होती पार्ट पे आज के मेथड ऑफ टीचिंग की।
और द लैक ऑफ इट, या फिर आप बात करें उस टीचिंग की कमी की जो आजकल खल रही है। लैक यानी कमी। टीचिंग मेथड क्या है? जिसमें टीचिंग नहीं है, बस यही मेथड है। तो इसी की गलती है, गलती उसकी नहीं है, बच्चे की। ऐसा कहते हैं देयर इज़ नो बैड स्टूडेंट, देयर इज़ ऑलवेज अ बैड टीचर। स्टूडेंट कैसे बैड हो सकता है यार? आप उसको पढ़ाओ तो सही। अगर आपका तरीका अच्छा होगा और थोड़ा सा पढ़ लेगा तो उसको खुद ही धुन लग जाएगी पढ़ने की। चलिए सेंटेंस लास्ट का ऑल्टरनेटिव फॉर्म थर्ड कंडीशनल। थर्ड कंडीशनल क्या होता है? आपको क्लास में थोड़ा और गहराई से उतरना होगा। बेसिक्स की आपको पूरी क्लासेस करवा दी गई हैं, यूट्यूब के होम पेज पे रखी हैं, सभी को एक्सेसिबल हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, ये वही 5,000 के बेसिक्स किसी और जगह से ऐप से आप सीखते, हमने सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेसिबल करवाए हैं। तो कंडीशनल चला लेना। इफ़ दे हैड फेल्ड इट को लिखा है इसने, हैड दे फेल्ड इट, है ना ऑल्टरनेटिव फॉर्म। इट की वर्ब है वुड हैव बीन। जब भी किसी को गलती होती है तो आप बोलते हैं फेलियर या मिस्टेक ऑन समवंस पार्ट, ऑन माई पार्ट, ऑन योर पार्ट, ऑन हर पार्ट, ऑन देयर पार्ट। तो ऑन प्लस में पजेसिव एडजेक्टिव, माई, योर और देयर प्लस में पार्ट। तो ये फ्रेज हमेशा याद रखें, है ना। द फेलियर इज़ नॉट ऑन माई पार्ट, दिस मिस्टेक इज़ नॉट ऑन हर पार्ट। इस तरीके से फ्रेज हमेशा यूज़ होता है। चलिए रैपअप करेंगे क्लास को। जो चीज़ मैंने आपसे पूछी थी ऊपर, एक वर्ड पूछा था शायद कुछ, टोटल फेलियर। टोटल फेलियर के 3 वन वर्ड्स हैं हमारे पास, सेटबैक, फियास्को, डिबैकल। ठीक है। और टोटल सक्सेस को, बड़ी सक्सेस को बोलते हैं ब्रेक थ्रू। वो भी याद रख लेना, बहुत बार आपको करवाया है। चलिए अब जल्दी से अपने क्विज़ की तरफ बढ़ते हैं। आज की टोन अब आपको समझ में आई होगी। क्रिटिकल टोन है, क्रिटिसाइज कर रहा है सिस्टम के बारे में, बता रहा है आपको कमियां, है ना। क्रिटिकल टोन हमेशा किसी चीज़ को अच्छे से एवेल्युएट करती है, उसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ आपके सामने लाती है। और दूसरी है रिफ्लेक्टिव, अपने पास्ट को झांक रहा है, अपने सिस्टम को, प्रेजेंट वाले को देख रहा है। रिफ्लेक्टिव टोन हमेशा अपने अंदर गिरबान में झांकने वाली होती है। ये दोनों टोन्स में आर्टिकल लिखा हुआ है। चलिए क्वेश्चंस देखें अभी क्विज के। कह रहा है जी, व्हाट डज द स्पून टेस्ट सिम्बलाइज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द आर्टिकल। स्पून टेस्ट जो है किस चीज़ का प्रतीक है, सिंबल है इस आर्टिकल में। अगर स्पून टेस्ट को मुझे आसान भाषा में किसी को बताना हो, बिना पूरे टेस्ट के बारे में बताए, तो मैं स्पून टेस्ट को किस फ्रेज से चेंज कर सकता हूँ? पढ़ो एक बार, खुद से ट्राई दो, मैं करवा देता हूँ। खुद से करना आपको, पहले ट्राई खुद से दो। भाई साहब स्पून टेस्ट कुछ नहीं है। इस टेस्ट में बच्चों को सोचने पे मजबूर किया गया था, जो आजकल हमारा सिस्टम नहीं कर रहा। ये एक मेटाफोर है, एक प्रतीक है, एक अलंकार है। मेटाफोर क्या होता है? प्रतीक, इंडिकेशन, सिंबल। ये एक प्रतीक है, अलंकार है उस ज़रूरत का जो है सटीक तरीके से सोचने और समझने की, जो आजकल बच्चों में डेवलप नहीं हो पा रही। ठीक है, तो डी आंसर बनेगा फर्स्ट वाले का। अच्छे लेवल का क्वेश्चन था ये, मेंस लेवल का। सीधे सीधे करना मुश्किल है, कुछ बच्चों को लगेगा सर बी आंसर है। नहीं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कुछ नहीं है यहाँ पे, सोचने को मजबूर किया गया इस टेस्ट में आपको, थिंकिंग की बात है। कह रहे जी, व्हाट इज़ द ऑथर्स प्राइमरी क्रिटिसिज्म ऑफ द एजुकेशन सिस्टम इन द आर्टिकल। आज के एजुकेशन सिस्टम का प्राइमरी क्रिटिसिज्म, प्राइमरी आलोचना ऑथर क्या करता है? क्या आलोचना करता है भाई? पढ़ो एक बार इसको, ईजी है क्वेश्चन ये। हमारा ऐसा बेकार एजुकेशन सिस्टम है जिसमें आपको सन याद करने के, तारीख याद करने के, नाम याद करने के नंबर मिलते हैं। कॉन्सेप्ट, विचारधारा, आइडियोलॉजी याद करने के नंबर नहीं वो आपसे पूछेगा ही नहीं। ये प्रायोरिटाइज करता है रट्टाफिकेशन या रॉट लर्निंग को, तोते की तरह रटने को, और किस चीज़ के ऊपर? क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर। थिंकर्स नहीं चाहिए, हमें चाहिए बाबू, क्लर्क्स, जो याद कर सकें, टाइप कर सकें, है ना। चलिए, तो बी यहाँ सी आंसर बन जाएगा सेकंड वाले में। एक मेरे भी एक ऐसे टीचर रहे हैं, मैं उनसे आज भी कनेक्टेड हूँ, शायद वो ये वीडियो को देखते भी हैं, मैं आपको बताऊँगा क्लास के लास्ट में उनके बारे में। टैसीटर्न, वन वर्ड का मीनिंग आपसे पूछा है, टैसीटर्न क्या होता है? ऑफ कोर्स ये वर्ड आपको आता होगा। रेटिसेंट, टैसीटर्न एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, याद करके लिखो। एक ऐसा आदमी जो बड़ा बातूनी है, उसको क्या बोलेंगे? गैरुलस, रेटिसेंट या इंट्रिकेसी। ईडियम का क्या मीनिंग है? टू बी एबल टू टॉक अंडर वाटर। कौन नमूना है ये जो पानी के नीचे बात कर सकता है? ठीक है, तो यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा, इस ईडियम को कनेक्ट कर लेना। लास्ट में रिगर्जिटेशन, क्या होता है रिगर्जिटेशन? रिगर्जिटेट करना, पहले याद करना, फिर याद है ना, वो कनेक्ट करके इसका आंसर तीनों में से एक को आपको सेलेक्ट करना है। तीनों में से क्या लगता है आपको? लास्ट में 2 एरर्स मिलेंगी। पहली एरर मिलेगी आपको इस फ्रेज के अंदर या इसके आसपास, और दूसरी आपको मिल सकती है इस फ्रेज के आसपास। ढूंढो एरर्स खुद से।
फर्स्ट कमेंट में आंसर डाला गया इसी वीडियो के नीचे, जाके मेरे आंसर से अपने आंसर्स को चेक करें, मैच करें और बताना आउट ऑफ 8 कितने मार्क्स आपको इस क्लास में मिले। एक सेकंड रुको। आउट ऑफ 8 आपको कितने मार्क्स इस क्लास में मिले। मेरे एक टीचर आए थे, बहुत देरी से मिला मैं उनसे 11th क्लास में। वो केमिस्ट्री पढ़ाते थे और पहली बार मैंने किसी टीचर के अंदर पढ़ाने का जज्बा देखा। मतलब इतने प्यार से पढ़ाते थे यार, वो इतने इंटरेस्टिंग बना करके केमिस्ट्री को उन्होंने पढ़ाया 11th क्लास में। उस दिन सच में मुझे लगने लगा था कि यार ज़िंदगी में बनूंगा तो इनके जैसा टीचर बनूंगा मैं। सच बता रहा हूँ मैं, मेरी इंस्पायरिंग जर्नी रही है ये पूरी की पूरी उन टीचर की वजह से। वो क्लास को इतना इस तरीके से केमिस्ट्री पढ़ाते हैं जैसे हमें लगता था कोई डॉक्यूमेंट्री चल रही है, जैसे डिस्कवरी पे आप कोई डॉक्यूमेंट्री देख रहे हैं। समझ पा रहे हो आप? बोर्ड पे थ्योरी पढ़ा रहे हैं, उस थ्योरी के अंदर उनको आवाज़ ऊपर नीचे करना, अपनी बॉडी लैंग्वेज से चीज़ों को इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाना। कोई अपना फॉर्मूला बता रहे हैं, उस फॉर्मूला के बीच में बता देंगे कि इस फॉर्मूला को अपने ऐसे घुमा देंगे तो ऐसे घूम जाएगा और इससे ड्रग्स बन जाएंगी, है ना। बहुत सुना होगा आपने, ख़राब ड्रग्स हैं वो भी बनती है केमिकल लैब्स में। तो वो बच्चों को एकदम इंटरेस्ट में बांधने के लिए वो वहाँ तक पहुँच जाते थे कि इस फॉर्मूला में अपने इसको चेंज करें तो यहाँ से ये वाली ड्रग बन जाती है। तो वो टीचर जो थे उन्होंने मेरी लाइफ को चेंज किया, पढ़ाई में मेरा इंटरेस्ट आने लगा आफ्टर 10th आफ्टर 11th, और उन्हीं की वजह से मैं आज की डेट में पढ़ा रहा हूँ आपको पूरे जज्बे के साथ। वो टीचर इस क्लास को देखते हैं और आई थिंक मैं उनके साथ कनेक्टेड रहूँगा जब तक, है ना, जब तक है जान। चलिए कल आपसे लेंगे मुलाकात। अंटिल देन ज़रूर से एक लाइक और एक शेयर देना सेशन को। साइनिंग आउट। जिन बच्चों को कोर्सेज़ की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा क्लासेस की ज़रूरत है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स ऑफ द कोर्सेज। एप्लीकेशन को डाउनलोड करें YT ऐप को, आपको राइटिंग का, SSC का और बैंकिंग का, इनफैक्ट UPSC का भी कोर्स मिल जाएगा। अफोर्डेबल कोर्सेज है, मेहनत करना चाहते हैं तो ऐप को डाउनलोड करें, कमेंट सेक्शन में लिंक रखा गया है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स। चलिए अंटिल देन साइनिंग आउट।